हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 13 मई के यहाँ पर सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आराम से पूरे सेशन को देखिए, कि एक फैक्ट के क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे यहाँ पर। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो नैरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है एन.वी. रमन्ना को। यहां पर अगर हम एन.वी. रमन्ना की बात करें, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के 48th मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना। अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अब एक बुक लिखी है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नाम से। एन.वी. रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए इनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या इन्होंने किस किस केस में डिसीजन दिए, कैसे कैसे केस को इन्होंने डील किया, कैसे काम किया, इन सभी का उल्लेख रमन्ना ने अपनी इस बुक में किया है। इसके अलावा देखिए, भारत की जुडिशियरी के बारे में भी एन.वी. रमन्ना ने अपनी इस बुक में बताया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 24 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक रहे हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? एन.वी. रमन्ना। इनकी लिखित बुक है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको कुछ सेशंस पहले एक और बुक बताई थी। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने विमोचन किया था, लॉन्च की थी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। हरियाणा के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनके द्वारा लिखी पुस्तक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। बंडारू दत्तात्रेय ने अलग अलग राज्यों में गवर्नर के पद पर रहते हुए कैसे काम किया, किन संघर्षों का सामना किया, इन सब के बारे में अपनी इस बुक में बताया है। तो दोनों ही सुर्खियों में रही है अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और ये वाली दोनों ही याद रखिएगा। आने की संभावना है कि आने वाली एग्जाम में पूछी जाए आपसे। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो देखिए, यहां पर ताप्ती रिवर की बात करते हैं पहले, क्योंकि उसी पर यह प्रोजेक्ट है। ताप्ती रिवर की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियां देखने को मिलती है। वहां से एमपी के दक्षिण से ताप्ती रिवर का उद्गम होता है। ताप्ती रिवर जो है पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा की तरह। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली ये दूसरी बड़ी नदी। तो ताप्ती नदी बैतूल जिले में दक्षिण में मध्य प्रदेश में बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है, और एमपी का जो बुरहानपुर शहर है ना, वो भी ताप्ती नदी के तट पर है। बुरहानपुर में अगर आप इतिहास कभी पढ़ेंगे तो आपको बुरहानपुर के बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि बुरहानपुर प्राचीन काल में खानदेश के नाम से जाना जाता था, और वहां पर असीरगढ़ का किला बहुत फेमस है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता था। जब सल्तनत काल या मुगलों का शासन था तो महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए बुरहानपुर दर्रे से होकर जाया करते थे, तो वो दक्षिण का प्रवेश द्वार है। ओके, तो यहां पर बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले से, मुल्ताई पहाड़ियों से। सतपुड़ा पर्वतमाला की रेंज में मुल्ताई पहाड़ियां देखने को मिलती है। तो यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका बहाव क्षेत्र ज्यादा है। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ओके, दोनों राज्यों के मध्य में जो एक तो भूमिगत जल है उसकी मात्रा को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर लैंड पर सिंचाई की व्यवस्था करना, ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो किन दो राज्यों के मध्य, यह समझ में आ गया, एमपी और महाराष्ट्र। दोनों राज्यों में जल संकट को दूर करना और इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। दुनिया का सबसे बड़ा रिचार्ज प्रोजेक्ट है अभी तक का, इसे माना जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के तहत ताप्ती नदी पर 3 कैनाल बनाई जाएगी, 3 नहरें बनाई जाएगी अलग अलग जगह पर। उद्देश्य वही है, खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद मिल जाए। पहले फेज में 2 कैनाल बनाई जाएगी। एक है राइट बैंक कैनाल ताप्ती के राइट में। इसका जो लाभ है ना, दोनों राज्यों में ऑलमोस्ट बराबर मिलेगा। एमपी में ये 110 किलोमीटर 221 किलोमीटर में से, और एमपी के 55,090 हेक्टेयर एरिया पर सिंचाई की व्यवस्था राइट बैंक कैनाल से की जाएगी। फिर लेफ्ट बैंक कैनाल बनाई जाएगी पहले ही फेज में, ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें से 100 किलोमीटर ये एमपी में फैली होगी। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मिलेगा वो एमपी को मिलेगा, और 44,000 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। सेकेंड फेज में जो लेफ्ट बैंक कैनाल बनाई जाएगी उसका अधिकतम लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। 123 किलोमीटर में से महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा फैली होगी। महाराष्ट्र के 80,000 हेक्टेयर एरिया पर इससे सिंचाई की जाएगी। तो हमारे लिए देखिए फेज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद कर लो, 3 कैनाले और प्रोजेक्ट का नाम है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। एमपी और महाराष्ट्र के मध्य में टोटल इसके लिए बजट आवंटित किया गया है 19,244 करोड़ रुपए। यह बजट रहेगा, टोटल कॉस्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट की, और इसमें से ऑलमोस्ट 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश में 11.76 टीएमसी पानी मिलेगा और महाराष्ट्र को 19.36 टीएमसी पानी दिया जाएगा। तो ताप्ती रिवर का उद्गम हो गया बैतूल मध्य प्रदेश से, बहाव क्षेत्र एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, और फिर अरब सागर में जाकर गिरती है। टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है ना, सूर्य के ताप से पैदा हुई है, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है, तो सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती को जाना जाता है। यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहां पर 2 इनिशिएटिव है। आपको पहले इनिशिएटिव से तो राज्य का नाम ही पता चल जाएगा, यूपी एग्रीस, और नाम से यह भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के विकास से संबंधित है। तो यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा दोनों पहल या इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश राज्य के इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इन्हें राज्य में हाल ही में लॉन्च किया है, दोनों इनिशिएटिव को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको अनाउंस किया, इनकी शुरुआत की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे इसको इनॉग्रेट करने के लिए। उद्देश्य उत्तर प्रदेश में खेती को मॉडर्न बनाना, ओके, और यूथ को डिजिटल स्किल्स से सिखाना। 2 अलग अलग इनिशिएटिव में, एक में तो यूपी में खेती को मॉडर्न बनाना पहला, और सेकेंड यूथ को डिजिटल स्किल्स सिखाना, ताकि राज्य को जो इकोनॉमी है उसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में या राज्य का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाया जा सके। पहले हम बात करते हैं यूपी एग्रीस की। यह इनिशिएटिव बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में शुरू किया जाएगा। वहां के जितने भी फार्मर से उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ताकि नई टेक्नोलॉजी से वो फार्मिंग को सीखे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसके बाद एआई प्रज्ञा की बात करें तो राज्य में जितने भी युवा है, ऑलमोस्ट 10 लाख युवा, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे अभी 10 लाख का टारगेट रखा है, फिर धीरे धीरे राज्य के सभी युवाओं तक इसको पहुंचाया जाएगा। तो राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना एआई प्रज्ञा स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्किल सिखाई जाए, उनमें स्किल डेवलप की जाए। ये 2 अलग अलग स्कीम है, एक एग्रीकल्चर के लिए और दूसरी है एआई में स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो किस राज्य की है दोनों? उत्तर प्रदेश राज्य की। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए 2 ऑफर है। देखिए एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आप 10,000 वन लाइनर करंट 10,000 वन लाइनर जीएस के यहां पर आप पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एनटीपीसी का करंट अफेयर मैराथन मैंने आपके लिए दिया था, क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर है आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में स्पेशली एनटीपीसी और अदर एग्जाम में आपको करंट अफेयर के 2024-25 दोनों ईयर के करंट अफेयर मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाए हैं। 500 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
वीडियो आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है। अगर आप इसकी पीडीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दे दी है। और जी देखिए, करंट अफेयर आपका यहां से तैयार हो जाएगा एनटीपीसी के लिए, और जीएस के लिए आप 10,000 वन लाइनर को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर देखिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी को हमने वन लाइनर में क्लब किया है। तो दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप दोनों को जाकर वहां से अवेल कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र वन मंच मतलब यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 20वां सत्र आयोजित किया गया यूएसए के न्यूयॉर्क में। उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। हाल ही में इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क सिटी में। देखिए, अगर हम फोरम की बात करें कि फोरम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन के तहत एक इंटरनेशनल मंच है जिसमें सभी यूनाइटेड नेशन के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जो परमानेंट ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और यहां पर जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंडिया के जो प्लान से उनको हमने रिप्रेजेंट किया, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, इंडिया के प्रयासों से बना था। बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गए, और इसके अलावा जो अदर है चीता और जेगुआर, ऐसी 7 प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए इंडिया ने शुरू किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहां पर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में और मेंबर्स को जोड़ा जा सके। अभी 5 परमानेंट मेंबर है, तो और मेंबर को जोड़ा जा सके। तो यहां पर हमारा हमने सभी देशों से बात की है, इंडिया ने बात की है, और स्पेशली यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो 20वां संस्करण है जो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे है ना। उद्देश्य सभी प्रकार के ट्रीज का संरक्षण करना, मैनेजमेंट करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। ये जो कोरम है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में। हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंडिया के प्रयासों से पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को, जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी थी, तब इसे लॉन्च किया था 2023 में, है ना। मेन गोल 7 बड़ी बिग कैट्स, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनको संरक्षित करना, इनके संरक्षण के प्रयास करना। अभी 5 मेंबर है, 27 देश और यहां पर ज्वाइन होने की बात चल रही है। अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, जैसे ही ज्वाइन होंगे हम डिस्कस करेंगे। 5 देशों में इंडिया, निकारागुआ, स्वातिनी, लाइबेरिया और सोमालिया, यहां पर अधिकतर ऐसे जानवर देखने को मिल जाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो आपको पता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? मैंने आपको शायद नोट में ये बताया भी था, जो मैंने आपको अदर डे बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था। यहां पर हमने लास्ट डे क्वेश्चन नहीं लिया था, आज हम इसको कवर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं तो ये हर साल मनाया जाता है 11 मई, 11 मई को। और क्यों मनाया जाता है? 1998 में हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, 11 मई और 13 मई 1998 में। तो 11 मई को जो भारत के उस वक्त के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अनाउंस किया था कि 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाएगा। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। 1998 में पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। इस दिवस की याद में मनाया जाता है। 2025 में यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्लेरेशन थीम है 2025 के नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। अब यहां पर देखिए, अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट प्लान देखते हैं कि हमने कब कब न्यूक्लियर टेस्ट किया है, तो पोखरण में हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर टेस्ट 1 और न्यूक्लियर टेस्ट 2। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने इंदिरा गांधी के समय किया था 18 मई 1974 को।
इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पोखरण रेंज जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, डेजर्ट एरिया, यहां पर हमने परमाणु परीक्षण किया था, सक्सेसफुली हमने कंडक्ट कराया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए जब 1974 में हुआ था तो ये बार्क के द्वारा किया गया था, बार्क के वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें राजा रमन्ना, पी के अयंगर, राजगोपाल चिदम्बरम और होमी सेथना शामिल थे। फिर हम पोखरण 2 में आए, तब हमने 11 मई 1998 में और 13 मई 1998 में 2 परमाणु परीक्षण किए। वैसे सीरीज थी पूरे परमाणु परीक्षण की, यहां पर 5 परमाणु परीक्षण हमने किए थे, शक्ति 1 से लेकर शक्ति 5 तक। तो ये भी पोखरण में किए गए 1998 में। पहला 11 मई 1998 में हुआ था, तो हम 11 मई को बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। जो हमारा 1998 में जो हमने परीक्षण किए उसमें हमारा नेतृत्व किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और डीआरडीओ के प्रमुख थे उस वक्त, और राजगोपाल चिदम्बरम, बार्क के उस वक्त के साइंटिस्ट। इसके अलावा 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे भी मनाया जाता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट डे। अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज 2025 में इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम है। तो ये एक और डे हो गया 12 तारीख को, 11 को हो गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो ये काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को जो डिस्ट्रॉय किया है ना, उसमें ब्रह्मोस का बहुत बड़ा रोल है ना। जब पाकिस्तान ने हम पे फतह दागी थी तो उसके बाद फिर हमने ब्रह्मोस से ही प्रहार किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो हमारे रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का इनॉग्रेशन किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यूपी के लखनऊ में भी अब ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया जाएगा। ओके, निर्माण इकाई यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में बनाई गई है। तो लखनऊ में लोकेटेड है, इन्वेस्टमेंट आएगा 300 करोड़ रुपए का, और ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा इसे स्थापित किया गया लखनऊ में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, एक साल में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल यहां पर हर साल बनाई जाएगी। 100 से 150 नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल सालाना यहां पर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत में देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक की बात करते हैं तो जो आवाज की गति होती है ना उससे तेज सुपरसोनिक है ना, मतलब आवाज की गति से 1 से लेकर 5 गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा तेज ये होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस में फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी होती है, दागो और भूल जाओ, जो भी टारगेट सेट किया वो वहीं जाके गिरेगी। इंडिया और रशिया ने मिलकर इसे बनाए हैं। तो इंडिया और रशिया इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया है। लैंड, सी और एयर तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा मैक 3 स्पीड है ना, इसकी अभी जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसकी मैक 3 तक स्पीड है, मतलब आवाज की गति से 3 गुना। अप्रोक्स अगर हम किलोमीटर में देखें तो 3700 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड देखने को मिलती है, और रेंज ऑलमोस्ट 290 से 400 किलोमीटर तक ये जा सकती है किसी भी टारगेट को खत्म करने के लिए। इसके अलावा एक और मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है जो कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। इनके निर्माण की शुरुआत हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा स्पीड, इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3.5 मैक होगी, और इसके अलावा ब्रह्मोस सेकेंड को यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, इसको भी बनाया जा रहा है जिसकी स्पीड 5 से लेकर 7 मैक तक होगी। सुपरसोनिक मतलब आवाज की जो स्पीड है उससे लेकर 5 गुना ज्यादा स्पीड तक। और अगर हम हाइपरसोनिक की बात करें, सुपरसोनिक तो हो गई, हाइपरसोनिक आवाज से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज, तो यह 7 गुना तेज है ब्रह्मोस सेकेंड। तो इनका भी निर्माण शुरू किया जा रहा है। नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई है, किस स्थान पर शुरू की गई? तो नई दिशा इनिशिएटिव को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है दिल्ली को। वैसे दिल्ली पुलिस का एक इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में,
जिसको नाम दिया गया है नई दिशा इनिशिएटिव। होगा क्या, राज्य में, दिल्ली में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें वापस स्कूल तक लेके आना, मुख्य धारा में लेके आना और उनके एजुकेशन को पूरा करना नई पहल इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य, नई दिशा जो इनिशिएटिव है इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए किया क्या जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत, पुलिस ऐसे बच्चों का पता लगाएगी जिन्होंने स्कूल को बीच में छोड़ दिया, फिर उनके घर पर जाकर उनके पेरेंट्स को समझाया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर एनजीओस और अदर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजे। तो ये नई दिशा इनिशिएटिव किसका है, तो नई दिशा इनिशिएटिव है दिल्ली का। देखिए अगर हम ड्रॉप रेट देखते हैं ना, अगर इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखते हैं, स्कूल छोड़ने का अगर हम डेटा देखते हैं, तो 2023-24 का डेटा कहता है कि ड्रॉप आउट रेट में लड़के ज्यादा आगे हैं, मतलब लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा स्कूल छोड़ देते हैं। जिम्मेदारियां भी हो सकती है। भारत में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट सेकेंडरी लेवल पर देखने को मिला है, और सेकेंडरी लेवल पर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है बिहार का, ऑलमोस्ट 20.86%, और सबसे कम है केरला का 2.18%। प्राइमरी लेवल पर क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक जो ड्रॉप आउट रेट है 2023-24 का वो 1.9% है। ये क्लास सिक्स्थ से लेकर 8 तक 5.2% है अपर प्राइमरी लेवल पर, और फिर सेकेंडरी लेवल जो कि 9th से 12th तक है, यहां पर यह दर सबसे ज्यादा है 14.2%। तो सबसे ज्यादा इसी लेवल पर स्कूल छोड़ा जा रहा है बच्चों के द्वारा, तो इसको खत्म करना यह उद्देश्य है दिल्ली सरकार की नई दिशा इनिशिएटिव का, दिल्ली सरकार की स्कीम है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो देखिए जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके हाल ही में नए एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है या फिर कार्यकारी अध्यक्ष है, इसके रूप में अपॉइंट किए गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी हाल ही में नियुक्ति की है। अच्छा पता है आपको अभी तक इस पद पर कौन थे? अभी तक इस पद पर थे BR गवई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज 13 मई को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ लेंगे। अब क्या होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ जज होता है, जो कि देखिए एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन गए, तो वो तो पद होल्ड करेंगे नहीं। उनके नीचे जो भी अदर न्यायाधीश में सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, सबसे ज्यादा सीनियर होगा, वो पद होल्ड करेगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। तो जैसे BR गवई थे अभी तक, लेकिन अब ये हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो अब सबसे जो सीनियर होंगे वो हो जाएंगे कौन, तो ये हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। तो अब ये बनेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम क्या होता है, ये है क्या। तो देखिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, संसद में प्रावधान करके, संसद में कानून बनाकर इस संस्था का गठन किया गया है। एक्चुअल में क्या होता है, इस संस्था का जो प्रमुख होता है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा वो। अब इस संस्था का जो काम है वो ये है कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि न्यायालय की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील की फीस हो सकती है, न्यायालय की तो नहीं लगती, लेकिन वकील की फीस हो सकती है, वो अफोर्ड नहीं करते। इसके अलावा उनको वकील प्रोवाइड करना, उनको जस्टिस दिलवाना और लोक अदालत लगवाना, ताकि सभी तक न्याय पहुंच पाए, बिना कोर्ट में आए मीडिएटर के रूप में प्रॉब्लम सॉल्व करना दो पक्षों की, ये सारे काम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी देखती है। इसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बनाया गया है।
इसे बनाया गया था 9 नवंबर 1995 में, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। समझ में आ गया। हाल ही में ग्लोबल मेथेन ट्रेकर 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ग्लोबल मेथेन ट्रेकर 2025 रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए मीथेन ट्रैक के लिए यहां पर यह संस्था काम कर रही है और साथ ही साथ हर साल इसके डेटा को रिलीज करती है। मीथेन से संबंधित जो भी डेटा होता है उसको भी रिलीज करती है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट को जारी किया गया। उद्देश्य कि भाई मीथेन गैस के उत्सर्जन को मॉनिटर करना, उसे एनालिसिस करना और मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना, यह इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। अब 2024 के डेटा के आधार पर इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। वैसे देखिए आपको मीथेन गैस के बारे में पता होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। पता है आपको, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था ना, उसके पहले बहुत कम मीथेन गैस थी 1600 ईस्वी के पहले वायुमंडल में, लेकिन अब वो 30% ग्लोबल वार्मिंग का कारण है आज की तारीख में। तो आप समझ सकते हैं मीथेन गैस कितनी ज्यादा हानिकारक है हमारे नेचर के लिए। तो इससे रिलेटेड 2024 का ये डेटा है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट। कुछ चीजों को यहां पर हाईलाइट किया गया है रिपोर्ट में, कुछ चीजों को इंडिकेट किया गया है। बता देता हूं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में एनर्जी सेक्टर में करीब 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित की गई है। इसमें से अकेले ऑयल और गैस की फैक्ट्री में 80 मिलियन टन से ज्यादा मीथेन निकली है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। आज एटमॉस्फेयर में जो मीथेन है ना, अगर हम उसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले के मुकाबले देखें तो 2.5 गुना ज्यादा मीथेन आज वायुमंडल में देखने को मिल जाएगी। मीथेन के मुख्य सोर्सेस हैं, खेती के कारण निकलती है मीथेन, ऊर्जा क्षेत्र में तेल गैस कोयला है ना, एनर्जी सेक्टर में जो हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं यहां से मीथेन उत्सर्जित होती है। जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करने जाते हैं तो मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये मुख्य सोर्सेस है जो हम मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ एनर्जी से छोड़ी गई मीथेन वाला हिस्सा ही एटमॉस्फेयर में 35% और उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एनर्जी जो हमने ऊपर देखी है, स्पेशली ऊर्जा के क्षेत्र का 35% से ज्यादा मीथेन तो यहीं से उत्सर्जित हो रही। तो ये अपनी रिपोर्ट में बताया गया है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस रिपोर्ट को जारी करती है और शुरुआत की गई थी 2022 में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को भी जान ले, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में एनर्जी सेक्टर के लिए, उसके एनालिसिस के लिए काम करती है और साथ ही पॉलिसी बनाती है एनर्जी सेक्टर के लिए। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और 31 कंट्रीज वर्तमान में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मेंबर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? तो देखिए वैसे दो हैं यहां पर, अब आप देखेंगे, लेकिन एक को हम पहले पढ़ चुके हैं, रोहित शर्मा। इन्होंने तो पहले ही संन्यास ले लिया था, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले एक और इंडियन प्लेयर बने हैं विराट कोहली। आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगर हम विराट कोहली का टेस्ट करियर देखते हैं तो इन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले हैं। वैसे देखिए इनिंग और रन वैसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, पर फिर भी हम देख लेते हैं। 123 मैच में इन्होंने 210 इनिंग खेली, रन बनाए 9230, शतक बनाए हैं 30 और हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई है 31 टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा तो पहले ही ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली दिल्ली से आते हैं। खेलों के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है, 2017 में पद्मश्री दिया गया और 2018 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी
विराट कोहली ने ही अपने नाम की सबसे ज्यादा। ओके, 10 बार इन्होंने आईसीसी की अलग अलग ट्रॉफीज जीती है। तो यहां पर 13 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ला प्रेसा न्यूज़पेपर। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्नो लेपर्ड घनत्व कहां पाया जाता है? तो यह देखने को मिलेगा लद्दाख में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई किताब जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, अभी हमने बात की, किसकी बुक है? बंडारू दत्तात्रेय। यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 मई को। 36 फॉर 36 इनिशिएटिव किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? तो यह शुरू किया जा रहा है ओडिशा सरकार के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध शुआंग जियांगको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है चाइना में। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के शिकागो में। अमेरिका के शिकागो में। दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है भूटान ने। 8th यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी वीक 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जा रहा है 12 से लेकर 18 मई तक। फिर 72 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत की किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के तेलंगाना राज्य में। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन के हो गए, हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर चलते हैं। आंसर देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट फुल डिजिटल लिटरेसी स्टेट कौन सा बना? तो यह हो जाता है केरला। किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो इसे एएस दुलत ने लिखा है। ऑस्कर अवार्ड 2028 से एक नई अवार्ड कैटेगरी कौन सी जोड़ी जाएगी? तो ये स्टंट डिजाइन कैटेगरी जोड़ी जाएगी ऑस्कर अवार्ड 2028 में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो इनकम के बेसिस पर कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? और 34th सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा? तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर जीएसके और एनटीपीसी जो मैराथन करंट अफेयर की क्लास है उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां कर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।